देखो कैसा है, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है हम हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लेंगे, ठीक है। तो हमारा जो आज का जो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज इन टीग वेल्डिंग, कह रहा है ये क्वेश्चन, टीग वेल्डिंग में निम्न में से कौन सा गैस उपयोग किया जाता है। तो आप लोगों को बता दो कि इसमें जब हम वेल्डिंग के जो जो हैं, इसमें हम क्या है, चार प्रकार की गैस यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे उपयोग होता है वैसे वैसे हम उसका उपयोग करते हैं। तो पहला जो गैस होता है हम क्या करते हैं आप लोगों को पता होगा कि किस एस्टिन गैस का हम उपयोग करते हैं, जिसका फार्मूला है C2H2, ठीक है। उसके अलावा हम क्या करते हैं, एक ऑक्सीजन सिलेंडर का भी यूज करते हैं। और ये भी टिग में क्या होता है, हीलियम गैस का यूज हुआ जाता है, किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही करके और एक आर्गन गैस का भी हम यूज करते हैं। ऐसे करके हम चार सिलेंडर का हम यूज करते हैं, किसमें, गैस वेल्डिंग में हम ये सब चीजें यूज करते हैं, ठीक है। तो टिग वेल्डिंग जो होता है क्या है कि गैस उसके साथ साथ टिग के साथ साथ हम इलेक्ट्रिसिटी का भी हम इसमें उपयोग करते हैं। और इसकी मशीन अलग प्रकार की होती है, ठीक है। तो उस टाइम पे हम हीलियम गैस का इसमें उपयोग करते हैं। ऑक्सीजन इस यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया ये रॉन्ग है, हाइड्रोजन भी रॉन्ग है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रॉन्ग है। इसका सही आंसर क्या है, हीलियम। अब आते हैं हम हीलियम, हीलियम जो गैस सिलेंडर है ये क्या है। हीलियम एक हल्की गैस है, ठीक है। आप लोग को देखे होंगे ये जो गुब्बारा दिख रहा है आप लोगों को, तो ये जो गुब्बारा है ये क्या है, हीलियम गैस। इसमें जो आप लोग देखे होंगे बचपन में खेले भी होंगे, अभी भी कहीं कहीं शहरों में मिलता है, जो कि गुब्बारे में गैस भर के उसको छोड़ दिया जाता है, तो आसमान में ऊपर की ओर चले जाता है। तो वो क्या है, हल्की गैस उसमें भरी जाती है और उसमें हीलियम गैस भरी जाती है। और हीलियम गैस सिलेंडर का रंग कौन सा होता है, नीले कलर का ये रंग होता है, आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब समझ में आ गया हम गुब्बारे में भी कौन सी गैस भरते हैं। और इससे देखो कैसा है कि आपका एक जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन हो गया। और इस तरह से हम क्वेश्चंस को मानने में कैसा, एक क्वेश्चन के ऑप्शन के भी बारे में हम हर एक चीज को बताएंगे, तो कैसा आप लोगों को समझ में आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी अपन, विच ऑफ द एक्रोसिस शुड बी रॉन्ग ड्यूरिंग ओवरहेड वेल्डिंग, क्या ये कह रहा है ओवरहेडिंग वेल्डिंग के दौरान कौन सा सहायक उपकरण पहनना जाना चाहिए। तो जो देखो कैसा है, इसमें हम कई सारे एसेसरीज को हम क्या करते हैं, पहनते हैं, ठीक है। जैसे हैंड ग्लव्स हो गया, हेलमेट हो गया, लेदर एप्रॉन हो गया, शूज हो गया। ऐसे कई सारी चीजें हम क्या करते हैं वेल्डिंग के दौरान हम अपने बॉडी के ऊपर हम उसको उपयोग में लाते हैं। बट इसमें पूछ रहा है कि आपको ओवरहेड वेल्डिंग के टाइम पे इसमें से चार ऑप्शन में से आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा है वो आप लोग को बताना है। इसमें से आप लोग देखिए कि वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा है। देखिए पहला ऑप्शन जो है हेलमेट है, हेलमेट हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। उसके अलावा हम और भी देखते हैं सन ग्लास, अगर हम हेलमेट पहन लिए तो हमें सन ग्लास की आवश्यकता यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। हैंड स्क्रीन, देखो हैंड स्क्रीन की भी आवश्यकता नहीं होगी, जब हम हेलमेट और पहन लिए हैं और हम हेलमेट का अगर यूज कर रहे हैं तो उसमें ऑलरेडी हमारे हेलमेट में क्या रहता है, ग्लास लगा रहता है ब्लैक कलर का, उससे हम उसका उपयोग कर लेंगे। और वेल्डिंग चश्मा, ये तीनों हमारा क्या आ गया, रॉन्ग हो गया। सही आंसर क्या है, हेलमेट। वो भी कौन सा हेलमेट, हम टू व्हीलर पे जो गाड़ी चलाते हैं वो वाला हेलमेट नहीं, हमारा जो वेल्डिंग हेलमेट होता है वो। नहीं तो काफी बच्चे क्या बोलेंगे, सर ने हेलमेट बोला तो टू व्हीलर वाला हेलमेट करके वेल्डिंग के लिए चले जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। ठीक है, और आप लोगों को ये इस यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, इसमें लिखना चाहिए था वेल्डिंग हेलमेट, बट लेकिन इन्होंने हेलमेट लिखा है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको समझना है कि हेलमेट हमारा कौन सा होता है, वेल्डिंग हेलमेट, ठीक है, जो कि ब्लैक कलर का होता है और सब ग्लास वहाँ पे ब्लैक कलर की लगी होती है। ओवरहेड, ओवरहेड मतलब कैसे, हमारे सर के ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको वेल्ड किया जाता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे वेल्ड किया जा रहा है। तो ये जो हमारा सर का जो भाग है, आप लोग ये जो सर का भाग देख रहे हैं मेरा, ये जो सर का भाग है इसमें जो ये जो चिंगारियां उड़ रही, वो चिंगारियों को रक्षा करने के लिए और फेस तक हेलमेट क्या करेगा, यहाँ तक आपका रक्षा प्रदान करेगा। उसको पूरा तरह से ढकने के लिए वो हमें क्या करना है, हेलमेट को उपयोग करना है। अन्यथा हमारे हमारे सर में छेदा हो जाएगा, लोहा का चिंगारी जो रहती है स्पैटर, वो हमारे सर को छेद देगा, तो हम हमारा ब्रेन हैमरेज हो सकता है, कोई नस जल गया, टूट गया, कट गया, पट गया, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, हमारे बॉडी से। तो सेफ्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट होती है। उसके अलावा आपको ये जो ओवरहेड जब हम वेल्डिंग करेंगे तो ये यहाँ पे जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये पोर्शन पे क्या करना है, लेदर एप्रॉन का यूज करना है, जिसके कारण कोई स्पैटर्स अगर आपके बॉडी को भी ना टच करे, कपड़े को आग ना लगे, क्योंकि ये जो चिंगारियां पूरी हमारे आंग पे आने की संभावना ज्यादातर बरकरार रहती है। इसलिए हमें सेफ्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
चलिए, इसका हमने हमने क्या देखा, पहला आंसर क्या है, हेलमेट्स, ठीक है। और आप लोग क्वेश्चन सेम टू सेम छपेगा, इसमें कोई ये नहीं रहेगा। और जो जैसा देखो, हम हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज है, जिनको हिंदी जमता है हिंदी, इंग्लिश जमता है तो इंग्लिश, आपको इसमें से कोई चेंजेस नहीं मिलेगा। हाँ, अब ये चेंजेस हो सकता है, जो ऐसे मैंने ABCD ये सीरियल नंबर लगाया है, तो ये हो सकता है कि ऑप्शन आपको ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपको क्वेश्चंस और आंसर को आपको ध्यान में रखना है, इतना आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट असिस्ट फायर। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी आग में सहायता नहीं करती है। चार ऑप्शन दिया गया है और उसमें पूछ रहा है कि आग जब जहां जलती है उसमें से इनमें से कौन सी जो गैस है वो सहायता नहीं करती है। देखो इसमें क्या है, देखो अब ये पहला आते हैं ईंधन। ईंधन मतलब फ्यूल। फ्यूल जो भी रहेगा उसका दहन होता है, उसमें आग पकड़ने की संभावना बरकरार रहती है, उसमें आग पकड़ती है। इसलिए हम उसका क्या करेंगे करेंगे वो हमें 100% उसको वहां पे क्या करना है, वो वहां पे दूर रखना है, ठीक है। ये आग पकड़ने की संभावना बढ़ना है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी क्या चीज है, ऑक्सीजन, जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तब तक आग नहीं पकड़ेगी। तो ये क्या कह रहा है, आग में सहायता नहीं करती है। तो ये सब चीजें जो है आग में सहायता करती है, ठीक है। इग्निशन, इग्निशन भी जो होता है, क्या होता है कि इसमें भी आग आग की संभावना बरकरार रहती है और ये भी आग जलने में सहायता करती है। और सब अब आते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है, ठंडी हवा है, ठीक है। आप लोग देखे होंगे अभी गर्मियों के मौसम में आप लोग जो टायर में हवा ऑक्सीजन के जगह पे, एयर के जगह पे क्या भर रहे हैं, अभी नाइट्रोजन भरा जा रहा है। क्यों भरा जा रहा है, क्योंकि क्या होता है गर्मियों के मौसम में जो रोड होता है गर्म होता है, और हमारा जब वाहन जो चलती है उस टाइम पे टायर घिस के वो भी क्या होती है, गर्म होती है, उस और फटने की संभावना बरकरार ज्यादा हो जाती है। इसलिए क्या किया जाता है उसमें अब नए सिरे से क्या किया जा रहा है, नाइट्रोजन गैस भरा जा रहा है, जो कि क्या करेगी, एक कूलेंट का काम करेगी, ठंडा टायर को ठंडा रखेगी और वो उसकी लाइफ को बढ़ाएगी, इसलिए नाइट्रोजन भरा जाता है। तो नाइट्रोजन जो गैस है वो क्या कर रही है, हमारे जो जलने वाली चीजों में वहां पे ये सहायता नहीं करती है। इसलिए ये सही हमारा जो आंसर है क्या है, डी हमारा सही आंसर है। और ऊपर के तीन जो ऑप्शन है ये हमारे क्या है, गलत है। इतना आप लोगों को खुल के मैं समझा देता हूं, इसलिए क्योंकि देखो कैसा है, एक जो बच्चा है अगर उसने अभी आपको ये ITI कर रहा है तो उसको परफेक्टली ITI करने के बाद कहीं भी जाए तो उसको हिचकना ना पड़े कि हमने अभी तक इसके बारे में नहीं सुना, नहीं जाना, नहीं पढ़। और अपना बच्चा ऐसा है कि एक बार अगर पढ़ लिया तो दोबारा उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और कोई बहुत कमजोर होगा तो उसको दोबारा अगर देख लेता तो वो परफेक्ट वेल्डर बन जाएगा, यहाँ से थ्योरी में उसको कोई पछाड़ नहीं सकता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच टाइप ऑफ पोलैरिटी इज यूज इन एल्युमिनियम वेल्डिंग। ये कह रहा है एल्युमिनियम वेल्डिंग में किस प्रकार की धातु ध्रुवता, ठीक है, सॉरी, ध्रुवता का उपयोग किया जाता है। तो जो पोलैरिटी होता है, तो हम दो दो पोलैरिटी इसमें हम यूज करते हैं, ठीक है। एक होता है स्ट्रेट पोलैरिटी और एक रिवर्स पोलैरिटी, ठीक है। तो इसमें से पूछ रहा है कि एल्युमिनियम, तो देखो कैसा है, स्ट्रेट जो पोलैरिटी होता है उसमें क्या होता है, जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है पॉजिटिव के तरफ होता है, ठीक है। तो जब भी हम वेल्डिंग नॉर्मली करते हैं तो आप लोगों को देखे होंगे कि अर्थ जो होता है माइनस की ओर होता है और इलेक्ट्रोड क्या होता है, प्लस की ओर होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो प्लस की ओर से हमारा जो वो एम्पियर है ज्यादा निकलता है, ठीक है। और हमारे हमें एम्पियर कब होना चाहिए, जब हमारा मेटल हार्ड हो और उसकी जो टेम्परेचर क्षमता हो अधिक हो, तो उस टाइम पे हमें क्या होता है कि मेटल जो होता है उस टाइम पे हमें हमें पिघलाने के लिए एम्पियर की आवश्यकता ज्यादा होती है। बट लेकिन जो मेटल का टेम्परेचर कम हो तो उसको एम्पियर भी कम लगेगा। उसके रक्षा के लिए हम क्या करेंगे, पोलैरिटी चेंज कर देंगे। अब जो प्लस पे क्या करेंगे, अर्थ जोड़ेंगे और इस पे हम इलेक्ट्रॉड जोड़ेंगे। तो इस चीज को आप समझना है। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है एल्युमिनियम के लिए कौन सी पोलैरिटी की जरूरत होती है, तो उस टाइम पे हमें टिक करना है रिवर्स पोलैरिटी, क्योंकि एल्युमिनियम का टेम्परेचर क्या होता है 700-800 सेल्सियस पे वो पिघलना चालू हो जाता है। इसलिए हमें क्या करना है, रिवर्स पोलैरिटी का उपयोग करना है। रेक्टिफायर, रेक्टिफायर आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुका हूँ। रेक्टिफायर मतलब AC टू DC जो कन्वर्ट होता है उसको हम रेक्टिफायर कहते हैं, ठीक है। AC ट्रांसफार्मर ये जो है अल्टरनेट करंट का जो ट्रांसफार्मर है, फार्मर है, वो क्या करेगा, हाई वोल्टेज को निम्न में हमें कम कन्वर्ट करके आपको एम्पियर एम्पियर ज्यादा देगा और उसको हम ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारा नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं है। हमारा रिवर्स ध्रुवता ये हमारा सही आंसर है। स्ट्रेट पोलैरिटी के बारे में आपको बताया, ये हार्ड, ठीक है। अब ये समझते हैं स्ट्रेट और रिवर्स पोलैरिटी होता क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे होंगे आप लोग, ठीक है।
आप लोग को डीसी जो पावर सिक्योर दिया है इसके ऊपर नहीं फोकस करना है, ठीक है। आप लोग को इसके ऊपर फोकस नहीं करना है। अब हम जो पोलैरिटी है उसके ऊपर फोकस करना है, ठीक है। अब देखो क्या दिखा रहा है यहाँ पे, ये स्ट्रेट पोलैरिटी हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है। ये स्ट्रेट पोलैरिटी ये ट्रांसफार्मर के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। यहाँ पे डीसी जनरेटर है इसलिए, ठीक है। हम लोग अधिकतर कौन सा करते हैं, स्टेप डाउन हम करते हैं, ठीक है। ये डीसी में क्या होता है, डायरेक्ट करंट होता है, इसलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोड, यहाँ ये जो प्लस है यहाँ पे जोड़ा गया है, लेकिन यहाँ ये रॉन्ग है। हम जब करते हैं तो हम किसमें, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर करते हैं, इसलिए हम वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोड जो होता है, ये जो होल्डर होता है ये क्या होता है, धन की ओर होता है, ठीक है। तो ये पिक्चर थोड़ा सा रॉन्ग है, इसके लिए हम या इस पर ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे। हम जो बताए हैं वो सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज पोलैरिटी। पोलैरिटी क्या है, तो आप लोग को अभी जस्ट बताया कि पोलैरिटी क्या है, करंट की एक दिशा है, ठीक है। जो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव जो करंट होता है उसकी एक डायरेक्शन बताता है पोलैरिटी, ठीक है। तो इसमें आपको देखना है कौन सा करंट का, सर्किट नहीं। सर्किट क्या होता है, तो एक जो सर्किट किसको कहा जाता है, जो एक असेंबलिंग होती है कोई चीज की, वायरिंग की, उसको हम सर्किट कहते हैं। लेकिन ये असेंबलिंग नहीं है, वायरिंग नहीं है, ये क्या है, करंट हमें दो ही भाग में लेना है, प्लस और निगेटिव में, तो इसलिए इसको सर्किट नहीं कहा जाएगा। करंट की दिशा हमारा ये सही आंसर है। करंट का खुला सर्किट ये भी रॉन्ग है। करंट की विपरीत दिशा ये भी हमारा गलत है, ठीक है। क्योंकि करंट की विपरीत दिशा नहीं, जो पोलैरिटी होता है वो क्या करता है, करंट की दिशा बताता है, आपको कौन से डायरेक्शन में करंट होना, वो उसको हम पोलैरिटी कहते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। इस तरह से आपको समझना है। तो इसका सही आंसर क्या है, बी, ठीक है। अभी देखो ये जो स्ट्रेट पोलैरिटी दिखा रहा है आपको, ठीक है। स्ट्रेट पोलैरिटी में यहाँ पे जो आपको दिखा रहा है, यहाँ पे निगेटिव जो है यहाँ पे इलेक्ट्रोड ले लिया गया है, पॉजिटिव की तरफ यहाँ पे वर्कपीस ले लिया गया है। तो इसको हम जब रिवर्स पोलैरिटी करेंगे तो सेम पैटर्न को बस बदल दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप जो होल्डर जो है ये प्लस पे आ जाएगा और यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है पोलैरिटी को हम क्या करते हैं, चेंज करने की प्रक्रिया को पोलैरिटी कहते हैं। और ये जो प्लस और माइनस होता है यही हमारा पोलैरिटी होता है, कुछ भी नहीं है। आपको जैसा मेटल मिलेगा वैसा आपको उसको यूज करना है। तो कम जो वर्क में रहेगा उसको हम रिवर्स पोलैरिटी कहते हैं। और उस टाइम पे हम क्या करते हैं, आपका देखो कैसा है कि आपका ट्रांसफार्मर एम्पियर उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना, आप जब वर्क करते हैं तो उसका प्लस माइनस कहाँ है और वो एम्पियर कितना दे रहा है, ट्रांसफार्मर कौन सा है, मशीन कौन सी है, ये सभी बातों के ऊपर लागू होता है। ऐसा नहीं सोचना है कि सर ने रिवर्स पोलैरिटी बोला है स्ट्रेट पोलैरिटी बोला है, तो ये नहीं, आपके मशीन पे भी डिपेंड करता है कि आपका मशीन कौन से भाग पे क्या उसका उसका है और कौन सी मशीन है, डीसी है, स्टेप डाउन है, एसी ट्रांसफार्मर है, जनरेटर सेट है। ये सब चीज़ों को देखते हुए हमें उसको पोलैरिटी को बदलना होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम, व्हाट इज द इफेक्ट ड्यू टू लॉन्ग आर्क इन वेल्डिंग सो इन ड्राइंग, ठीक है। ड्राइंग में दिखाए गए वेल्डिंग में लंबे चाप के कारण क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे ड्राइंग अभी शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको क्वेश्चन को पकड़ते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि इसकी देखो, एक मिनट, ड्राइंग है, हाँ, ये जो ड्राइंग दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या है कि देखो अभी ये पेनिट्रेशन, ये जो वेल्ड वाला जो भाग होता है ये क्या होता है, पेनिट्रेशन है, ठीक है। इसको हम पेनिट्रेशन कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पे, ड्राइंग में दिखेगा लंबे चाप के कारण क्या प्रभाव पड़ेगा। जब लंबा चाप होता है वेल्डिंग का, उसमें उसमें क्या होता है, उसमें कम पेनिट्रेशन हो जाता है। क्या होता है, जब भी हम वेल्डिंग को लंबा चाप देते हैं प्रेशर देते हैं, खींचते हैं, तो उसमें क्या होता है, कम पेनिट्रेशन होता है। सामान्य पेनिट्रेशन क्या होगा, जब हम नॉर्मल रखेंगे तो सामान्य हमारा वेल्डिंग होगा और सामान्य वेल्ड होगा, सामान्य पेनिट्रेशन बनेगा। अधिक पेनिट्रेशन जब हम चाप को हम रोक के रखेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोड को एक जगह हम रोक के रखेंगे तो वहां पे क्या होगा, मेटल अधिक हो जाएगा और जमाव, तो उसको हम कहेंगे अधिक पेनिट्रेशन, ठीक है। कम वेल्ड जमा, ये लो हो गया, ठीक है। तो हमारा जो लेस जो है यहाँ पे लंबे चाप, ठीक है, कारण क्या प्रभाव, हम लंबा चाप खींच रहे हैं, फटाफट फटाफट खींच रहे हैं, तो हमारा जो पेनिट्रेशन क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा सी आंसर यहाँ पे, ठीक है। देख रहे हो, ये जो वेल्ड जो भाग होता है इसको कहा जाता है पेनिट्रेशन, ठीक है, समझ में आ गया। और ये हमारा रूट गैप है और रूट गैप तक हमारा वेल्ड होता है, वही हमारा सही वेल्डिंग कहलाता है, सही पेनिट्रेशन कहलाता है, ठीक है।
अब आते हैं विच टाइप ऑफ पोलैरिटी यूज इन बेयर वायर इलेक्ट्रोड। ठीक है, नंगे तार इलेक्ट्रोड में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है। इसमें देखो स्ट्रेट पोलैरिटी, जो नंगा तार होता है उसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रेट पोलैरिटी का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये रिवर्स भी नहीं है, एसी ट्रांसफार्मर भी नहीं, रेक्टिफायर भी नहीं है। स्ट्रेट जो जो पोलैरिटी होता है उसमें हम यूज करते हैं। ठीक है, स्ट्रेट पोलैरिटी, ये जो डायग्राम है इसको आपको समझने के लिए है केवल कि प्लस में अगर अर्थ केबल लगा है और माइनस में इलेक्ट्रोड लगा है, तो हम क्या कर रहे हैं, अब इलेक्ट्रोड को प्लस में हम कर रहे हैं और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, माइनस में कर रहे हैं। इसी को पोलैरिटी कहा जाता है। ठीक है, एक डायरेक्शन को चेंज करने की प्रक्रिया को पोलैरिटी कहा जाता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द नेम ऑफ द वेल्ड जॉइंट शोइंग द सिंबल। ठीक है, ये कह रहा है कि सिंबल जो है आपको ए वाला जो पोर्शन दिखाया गया है, ये ए बी सी डी ये सिंबल है। ठीक है, ए जो आपको बताया गया है, ये जो बताया गया है, तो ये आपका कौन सा प्रतीक बताता है कि इसमें से चार ऑप्शन में से कौन सा है। ठीक है, तो ये क्या है, देखो ये क्या है, भी का आकार है। ठीक है, और ये हमारा स्ट्रेट है, बट है, और ये हमारा इस तरह का आकार है। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है बेकिंग वेल्ड नहीं है, ये बेकिंग वेल्ड ये होता है। ठीक है, स्क्वायर बट वेल्ड, देखो कैसा स्क्वायर ये हो गया, और ये बट वेल्ड है। ठीक है, ये जो बट वेल्ड है इस तरह से वेल्ड होगा। ठीक है, ये हमारा बट यहाँ पे दिखा रहा है बट वेल्डिंग। तो ये जो बट वेल्डिंग है, ये सिंबल दिख रहा होंगे आप लोग। ठीक है, ये बट वेल्डिंग का सिंबल है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये स्क्वायर बट वेल्डिंग है। और ये अगर बट वेल्डिंग कहता था तो ये हमारा केवल ये होता था। यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, इसके साथ साथ क्या है, दो चीजें और जुड़ी हुई है, इसलिए क्या हो रहा है, ये बट वेल्डिंग है। ठीक है, सिंगल जे नहीं है, सिंगल जे इस प्रकार से होगा, लेकिन ये नहीं है। ठीक है, एकल बी बेल्ट नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, हमारा क्या है, सी जो बी आंसर है, स्क्वायर ये हो गया। ठीक है, ये देखो स्क्वायर बोले तो क्या हो गया, ये हो गया स्क्वायर वर्क। ठीक है, और इसके ऊपर क्या कर रहा है कि ये एक तरह से बट वेल्डिंग कर दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा स्क्वायर बट वेल्ड। ठीक है, इस तरह से बारीक बारीक से आपको समझा दिया गया है कि आपको कभी भी समझने में कोई फॉल्ट ना हो। ठीक है, अब आते हैं, देखो यहाँ पे कुछ मैं सिंबल बता दिया हूँ, सिंबल को आप लोगों को समझना है। ठीक है, स्क्वायर बट, ठीक है, स्क्वायर बट, ठीक है, ये हो गया आपका बट। ठीक है, इसका सिंबल इस तरह से देगा। ठीक है, स्क्वायर भी बट, ये आपका सिंबल हो गया भी का आकार में, नीचे की ओर प्लेट है। ठीक है, स्क्वायर भी बट विथ बोर्ड रूट फेस। ठीक है, ये जो रूट फेस है यहाँ तक आपका एक एक भी बना है, और बाकी का क्या है, आपका प्लेट वैसी है। ठीक है, और उसके बाद सिंगल बीबल बट, ये है आपका सिंगल बीबल स्क्वायर बट, ये है सिंगल यू बट, यू दिख रहे हैं, और सिंगल जे, ये सिंगल जे। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये सिंबल है, और इस प्रकार से ये वेल्ड होगा। ये सब चीजें आपको हरदम के लिए देख लेना है। यहाँ पे कितने क्वेश्चंस हो गए अभी देख लो। अभी आप बोलोगे एक क्वेश्चन बताए थे सर ने, तो एक क्वेश्चन नहीं, आपको इनमें से कोई भी डायग्राम अगर पूछता है तो वो आपका काम है इसको सही आंसर टिक करना। ठीक है, मेरा काम है आपको हर एक क्वेश्चन को कराना, आपका काम है गेन करना, हर एक क्वेश्चन को गेन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द टाइप ऑफ ज्वाइंट फॉर द सिंबल शोइंग इन द डी। डी जो बता रहा है, ये आपको बता रहा है। ठीक है, ये जो आपको बता रहा है, ये डी जो सिंबल है किसका है, आपको इस चार ऑप्शन में से नाम बताना है, और सेम टू सेम छपेगा भैया, इसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आपको पेपर में सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन छपेगा, ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन क्वेश्चंस में कोई ये नहीं होगी, क्योंकि ये सिलेबस से रिलेटेड लिया गया है, और सिलेबस से ही मैं पढ़ा रहा हूँ। इसमें ये जो आपने देख रहे हैं वीडियो, इसके बाहर का अगर क्वेश्चन आएगा तो आप मुझे बोल सकते हैं। हाँ, अब ये क्वेश्चन बोलो कि देखो 38-50 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसमें से भैया 5-10 हो सकते हैं कि जो कि मेरे से छूट गए होंगे, लेकिन इसके बाहर के ऐसा नहीं है कि यहाँ से बाहर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और वो जो 5-10 छूटे भी होंगे ना, तो उसको हम कवर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम भी एनालिसिस बाद में, हम जो पेपर होते हैं वो हम बच्चों से हॉल टिकट बुला के उसका मार्क पेपर निकाल के हम भी एनालिसिस करते हैं। देखो टीचर ऐसे ही नहीं होते, वो बन जाता है कोई भी, कैसा है, टीचर्स का बहुत सारे वर्क होते हैं। जो भी पेपर हुआ है वो बच्चों को हम हॉल टिकट बुला के पेपर डाउनलोड करते हैं, और फिर उस क्वेश्चन को हम अपने क्वेश्चन से मैच करते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं,
और कोई क्वेश्चन नया लिया तो उसको हम क्या करते करते रख लेते हैं अपने पास, उसको टिक करके फिर उसको हम क्वेश्चन को पढ़ा देते हैं, इसलिए क्योंकि वो क्वेश्चन पूछा गया तो वो क्वेश्चन को भी अब आगे के तौर पे उसको, ये बच्चों को जो नेक्स्ट बच्चे हैं उनको यानी प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, क्योंकि सिलेबस में से हम क्वेश्चन बनाने बैठेंगे तो लाखों क्वेश्चन बनेंगे, बट लेकिन हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस को कराना रहता है कि जो कि सटीक हो और ये बार बार रिपीट हो और पूछे जाएं। ठीक है, क्योंकि एक एग्जाम्पल भी एक टीचर ही होता है और हम भी टीचर ही हैं, इसलिए हमको वो सब पकड़ना पड़ता है। ठीक है, तो अब आते हैं हम ऑप्शन पे। ठीक है, अब देखो क्या है, अवतल फिलेट, अवतल फिलेट नहीं, अवतल है लेकिन फिलेट नहीं है ये। ठीक है, कैन अवतल डबल, डबल बी, डबल बी है क्या यहाँ पे, नहीं, क्योंकि यहाँ पे अवतल है, सिंगल बी है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, फ्लैश, फ्लैट फ्लैश सिंगल बी, सिंगल बी है लेकिन अवतल नहीं है। तो अब ये पूछ रहा है फ्लैट प्लस बी बट वेल्ड बैकिंग रन के साथ, अब ये बोल रहा है फ्लैट फिश भी है, यहाँ पे दिख रहा है फ्लैट फिश है एक लाइन। ठीक है, बट वेल्ड, बट वेल्ड भी है, यहाँ पे आपको एक बट वेल्ड भी दिख गया, और बैकिंग रन के साथ मतलब कैसा है, ये बैकिंग रन, ये निचला रन के साथ और ये भी के रन के साथ आपको ये इसमें सभी चीजें लागू कर दिया गया एक साथ, कई यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से ये दे दिया गया, बट भी दिया गया, फ्लैट भी दिया गया, और ये बैटिंग रन भी दिया गया है आपको। ठीक है, बैटिंग रन भी दिया गया है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन जो है ये हमारा सही बन रहा है। ठीक है, और इतना नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोगों को डी ऑप्शन बस तैयार रखना है, ऐसा सिंबल दिखा, डी ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को देखेंगे हम, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ एमएस पाइप। ठीक है, आपको एमएस पाइप बताना है दो टाइप का। ठीक है, एमएस पाइप दो प्रकार क्या है, तो फोर्स टाइप रोल्ड पाइप ऐसा नहीं होता है, स्ट्रिप रोल मोल्डेड टाइप भी ये भी नहीं होता है, बेंट शीट पाइप हॉज फोर्ज ये भी नहीं होता है, सिमलेस पाइप होता है। आप लोग मार्केट में भी आप लोग देखोगे तो एक पाइप कोई भी उठाना उसके ऊपर एक मार्किंग दिखेगी जिसपे लिखा रहेगा सिमलेस पाइप। ठीक है, रेजिस्टेंस वेल्ड पाइप। ठीक है, अब ये जो सिमलेस पाइप और रेजिस्टेंस वेल्ड पाइप जो है, ये आप लोगों को जब पाइप का जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ना उसमें आप लोगों को दिखाऊंगा कि वो होता क्या है, ये वेल्ड की प्रक्रिया है। ठीक है, एक एग्जांपल बता देता हूँ, ये क्या है, वेल्ड की प्रक्रिया है। पाइप जो वेल्ड होता है आप लोग देखोगे एक अंदर से वेल्ड दिखेगा, एक बाहर से वेल्ड दिखेगा, और इसमें वेल्ड नहीं दिखेगा, तो ये वेल्ड की प्रक्रिया है। पाइप को भी आप लोग देखोगे ना, गोल पाइप दिखेगा लेकिन अंदर से उसको झांकना एक सीधी लाइन दिखेगी थोड़ी सी निकली हुई, तो क्या है, वेल्डिंग की गई है, तो वो उसको ही बोलते हैं सिमलेस पाइप और रेजिस्टेंस वेल्ड पाइप, उसमें फर्क है। आप लोग पाइप जब मार्केट में लेने जाओगे तो दोनों पाइप देखना, दोनों में कुछ डिफरेंट दिखेगा। ठीक है, और ये डिफरेंट मैं आपको जब पाइप का जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको दिखाऊंगा। ठीक है, एक एक मिनट के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखाई देता हूँ। ठीक है, अब आते हैं वहां पे हम अच्छे से दिखाएंगे, जिक्र करेंगे, अभी हम ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाते हैं। ठीक है, ये देखो देखो सिमलेस पाइप में फर्क क्या है, सिमलेस पाइप में क्या दिख रहा है और बट वेल्ड में क्या दिख रहा है, स्प्रिंगलर वेल्ड में क्या दिख रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन थोड़ा सा आप लोग हो रहा होगा, सर इसमें तो कुछ फर्क नहीं दिख रहा, पाइप पाइप है, तो आप लोगों को फर्क दिखाते हैं। ठीक है, सिमलेस में कोई भी वेल्ड नहीं होता, डायरेक्ट डायरेक्ट क्या होता है, मेटेरियल को पिघला के एक सांचे के अनुसार उसको उसकी उसकी ढलाई होती है और उसमें कोई वेल्ड नहीं किया जाता है, वो हमारा सिमलेस पाइप हो गया। बट वेल्ड में क्या होता है कि इसको इसको एक एक पत्रे को गोल फोल्ड करके और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वेल्ड कर रहे हैं, ये दिख रहा है वेल्ड, ये हमारा वेल्ड हो गया, ये हो गया बट वेल्ड। ठीक है, और ये स्प्रिंग वेल्ड मतलब क्या होगा, स्प्रिंग टाइप में हम क्या कर रहे हैं, उसको लपेट के और यहाँ पे हम वेल्ड कर रहे हैं, इसको स्प्रिंग वेल्ड कहा जाता है। तो अब समझ में आ गया होगा आप लोग को पाइप कितने प्रकार के होते हैं। स्प्रिंग पाइप बहुत कम देखने को मिलता है, ये छोड़ दीजिए, आप लोगों को मार्केट में भी नहीं मिलेगा, हमें दो ही मिलेंगे, सिमलेस और बट वेल्ड। ठीक है, इसके अलावा जब हम पाइप का क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें और अच्छे से आप लोगों को समझाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द टाइप्स ऑफ ज्वाइंट फॉर द सिंबल शो इन सी, सी जो सिंबल बता रहा है ये आपका कौन सा ज्वाइंट है। ठीक है, तो ये अवतल फिलेट, देखिए कैसा, ये जो जो अवतल दिख रहा है ये अवतल फिलेट है, कैनवस फिलेट है। अवतल मतलब क्या होता है, जो एक कैन जैसे हम लोग गॉगल्स वगैरह देखे हो, अवतल उत्तल, ये जो लेंस है उस प्रकार से पूछ रहा है। तो ये बोल रहा है ये जो आपने वेल्ड किया, ठीक है, ये हमारा हमारा कॉर्नर वेल्ड हो गया। ठीक है, इसको हम यहाँ पे इसने इसने एक और एक यहाँ पे क्या कर दिया, ऐसा दे दिया, तो ये हमारा अवतल फिलेट है, कैनवे फिलेट। ठीक है, ये इंग्लिश में कैनवे फिलेट है,
ये हमारा सही आंसर, ठीक है। कैनवे डबल भी है क्या, डबल भी ये वाला है, ये हमारा, क्योंकि यहाँ पे अवतल हो गया प्लस ये डबल भी, ठीक है, ये हमारा ये वाला है। तो हमें हमें किसके बारे में जिक्र कर रहा था, सी के बारे में, तो हमारा पहला आंसर सही है। और ये दो, अगर बी के बारे में पूछता तो हमारा बी वाला आंसर ये सही होता, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट। अब बोल रहा है कि सी पे क्या बोल रहा है, फ्लैट फ्लैश एंड सिंगल वी वेल, ये हमारा फ्लैट और सिंगल वी, ठीक है। नहीं नहीं, ये सिंगल वी, फ्लैट फ्लैश इसमें दिया ही नहीं है, ठीक है। और ये फ्लैट फिश और डबल बैकिंग रन के साथ, ये हमारा डी जो है बैकिंग रन के साथ है, ठीक है, ये बैकिंग रन भी है। इस तरह से हमें हर एक ऑप्शन को, हर क्वेश्चन को पकड़ के रखना है और ऑप्शन को पकड़ना है। और इस तरह से बारीक बारीक ये सिंबल जो है, मैंने पहले वाले सिंबल दिखाए थे, उस तरह से आप लोग को एक को कवर करना है। इसका आंसर जो है ए सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड प्रोड्यूस शॉर्ट आर्क लेंथ, ठीक है, किस प्रकार के इलेक्ट्रोड छोटी आर्क की लंबाई उत्पाद करती है, ठीक है। छोटी आर्क मतलब क्या हो रहा है, छोटी आर्क में आप लोगों को देखे होंगे कि एक लंबी आर्क होती है, एक छोटी आर्क होती है। तो हमें छोटी आर्क और लंबी आर्क के बारे में अभी जानना है। तो उसमें जो इलेक्ट्रोड जो है वो हेवी कोटेड इलेक्ट्रोड अगर रहेगा तो हमें छोटी आर्क उत्पन्न करती है, ठीक है। और जो नॉर्म निम्न कोटेड रहेगा वो हमें निम्न ही रहेगा, और जिसमें जिसमें कम रहेगा तो वो लंबी आर्क उत्पन्न करेगी। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें क्या अगर छोटी आर्क की लंबाई, तो आपको हेवी कोटेड मापना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ये हमारे इलेक्ट्रोड पे ये कोटेड दिख रहे हैं, ये हमारा कोटेड है, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। और ये जो आपका कोर वायर है, ये इलेक्ट्रोड की थिकनेस के अनुसार हमें इलेक्ट्रोड का साइज बताता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच टाइप ऑफ आर्क लाइक प्रोड्यूस डीप पेनिट्रेशन वेल्ड, ठीक है, किस प्रकार की आर्क की लंबाई गहरी पेनिट्रेशन वेल्डिंग पैदा करती है, ठीक है। तो अब ये जो गहरी कह रहा है, ठीक है, क्या क्या कह रहा है, गहरी पेनिट्रेशन, ठीक है, इस प्रकार की आर्क की लंबाई, ठीक है। तो ये जो है लघु आर्क की जो लंबाई होती है, जिसमें शॉर्ट आर्क लेंथ कहते हैं, वो क्या करता है कि गहरी पेनिट्रेशन को प्रदान करता है, ठीक है। लंबी आर्क की लंबाई, ये क्या, लंबी आर्क की लंबाई क्या होती है, बारीक करती है, ठीक है। मध्य आर्क की आर्क जो हम नॉर्मल वेल्डिंग करते हैं उसकी, ठीक है। बहुत आर्क की लंबाई, ये हमारा रॉन्ग है, ये तीनों रॉन्ग है। हमारा बी जो आंसर है ये सही आंसर है, इसलिए हमें इसको ही टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये देख रहे हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये दिख रहा है शॉर्ट, ओके, और ये लॉन्ग, इस प्रकार से वेल्डिंग होगी, ठीक है। शॉर्ट वाला इस प्रकार से होगा और ओके वाला, निम्न वाला इस प्रकार से होगा। ये सभी चीज़ों को आप लोग जब वेल्ड करते होंगे तो आप लोग पता चलता होगा स्पीड क्या रखना है, किस तरह से करना है, वेल्ड कहाँ करना है, कितनी थिकनेस उसको देनी है, कितनी बारीक से करना है। ये सारी चीज़ें जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैनुलेशन फंक्शन ऑफ ए रेक्टिफायर, ठीक है। एक रेक्टिफायर का रूपांतरण कार्य क्या है, जो एक रेक्टिफायर, आप लोग को मैंने बता दिया था पहली क्लास में कि रेक्टिफायर का कार्य क्या होता है। तो रेक्टिफायर हमारा क्या है, आप लोग घर में सबके पास है, और घर में क्या सभी अभी मोबाइल लिए हैं आप लोग हाथ में। तो इसका जो चार्जर है क्या है, रेक्टिफायर है। तो रेक्टिव चार्जर कौन सा काम कर रहा है, एसी ले रहा है और हमें मोबाइल को डीसी से चार्ज कर रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, खटाखट ऑप्शन आप लोग को दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, एसी टू डीसी, सी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। क्योंकि ये क्या, रेक्टिफायर का काम क्या है, एसी लेता है डीसी देता है, ठीक है। एसी टू एसी ट्रांसफार्मर का काम है, डीसी टू डीसी ट्रांसफार्मर का काम है, डीसी टू एसी ये किसका है, ये आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएंगे डीसी टू एसी का काम क्या है, ठीक है। ये आप लोग को होमवर्क है, नहीं तो मैं आप लोगों को टाइम देता हूँ, ठीक है। आप कमेंट्स करके बताइए, नहीं तो मैं आंसर देता हूँ, ठीक है। कमेंट्स करेंगे तो कब करेंगे पता नहीं, ठीक है। आप लोग को आप लोग को बता दूं कि डीसी टू एसी जो होता है ये क्या होता है, इन्वर्टर, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे घर की लाइट चली जाती है, एसी चली जाती है, तो हम उसको लाइट को लाने के लिए, अपने घर को उजाला रखने के लिए, कि लाइट चले जाए तो भी हमारे घर में उजाला रहे, तो हम क्या करते हैं, एक इन्वर्टर लेते हैं, ठीक है। इन्वर्टर एक मशीन ले लीजिए, उसके साथ हम क्या करते हैं, एक 12 वोल्ट की 24 वोल्ट की हम क्या करते हैं बैटरी भी साथ में लेते हैं। तो वो बैटरी क्या होती है, डीसी होती है, ठीक है।
डीसी को एसी में जो कन्वर्ट करता है तो उसके लिए हम क्या लगते हैं, एक एक इन्वर्टर और वाटर की मशीन लेते हैं जो कि उसको एसी लेके डीसी को चार्ज भी करता है बैटरी को, और लाइट चले जाता है तो डीसी लेके हमें एसी देता है, तो उसको कहा जाता है इन्वर्टर। अब क्लियर हो गया। रेक्टिफायर, डीसी रेक्टिफायर किसको कहेंगे, एसी को डीसी जो कन्वर्ट करता है वो रेक्टिफायर हो गया, और डीसी को एसी जो कन्वर्ट करता है उसको इन्वर्टर कहा जाता है। आप लोगों को ये हरदम ध्यान में रखना है, कोई कभी पूछे कि इन्वर्टर का वर्क क्या है और रेक्टिफायर का वर्क क्या है, तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है 100%। ठीक है, तो ये हमारा डीसी के भी बारे में बता दिया चौथा, और इसका आंसर जो रेक्टिफायर है एसी टू डीसी, हमारा बी सी आंसर जो है वो सही है। ठीक है, अब आते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिखाता हूँ एक सिंबल आपको, ये देख रहे हो ये क्या है, ये क्या है, अल्टरनेट करंट। अगर हमारा इस तरह से करंट दिख रहा है ऊपर नीचे, ये क्या है, एसी अल्टरनेट करंट। ये क्या करता है, अप डाउन। अब आप लोग बोलोगे सर ये अप डाउन क्या है, एसी ऊपर नीचे क्यों? तो आप लोग देखे होंगे एसी करंट जब किसी को लगता है तो क्या होता है, दिन ऐसे यानी कम ज्यादा आप किसी को करंट लगा हो तो उसको तो पता ही होगा करंट कैसा लगता है, जिसको नहीं लगा होगा तो उसको ये नहीं कि अब मैं बता रहा हूँ तो अब छूने जाना है कि देख लेते हैं कैसा ट्राई करते हैं, बहुत मार मारेंगे घर वाले भी, और मुझे पता चलेगा तो मैं अलग से आके मारूंगा वहां पे आप लोग को। ये गलत काम नहीं करना है। अगर बाय द वे बाय चांस आपको करंट लगा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि कैसा है, वाइब्रेट होता है। ठीक है, करंट, तो वो वाइब्रेट होना मतलब क्या होता है, वो हमें छोड़ने की मौका दे रहा है। ठीक है, और कम करंट क्या कर रहा है, इस कभी कम हो रहा है कभी ज्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है कम ज्यादा, जब कम होता है तब हम उसको छोड़ सकते हैं। अगर हमारा माइंड अगर अगर काम कर रहा है तो हम उसको तुरंत छोड़ देंगे, और ज्यादा वोल्ट नहीं है तो हम तुरंत हम उसको छोड़ सकते हैं, हम सेफ हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन डीसी करंट देख रहे हो एक ही दिशा में है। ठीक है, देख रहे हो डीसी एक ही दिशा में, ये अगर आपको करंट 240 या ऊपर अगर करंट लगा तो ये छोड़ेगा नहीं, एक बार पकड़ा तो पकड़ के रखेगा, ये आपका जान लेके ही छोड़ेगा। ठीक है, ऐसा है। लेकिन अगर हमारा 150 वोल्ट तक अगर डीसी करंट है तो हम सेफ, हमें कोई हमें महसूस होगा लेकिन हमें करंट नहीं होगा, क्योंकि देखो बैटरी जो होती है 24 वोल्ट होती है, 25 वोल्ट, और हाँ बैटरी का जो ये अभी हमने जो जिक्र किया था पिछला क्वेश्चन में या भी इसी क्वेश्चन में, डीसी टू एसी एसी जो इन्वर्टर है, आप लोग कभी भी देखिएगा इन्वर्टर जो करंट होगा वो उतना नहीं आप लोग को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन अगर एसी टू डीसी अगर करंट मार दिया और डायरेक्ट करंट मार दिया, अगर उसका वोल्टेज ज़्यादा है तो आपको अच्छे से पता चलेगा कि हाँ करंट लगा है, महसूस होगा। और एसी तो मारेगा ही तो वो महसूस होता ही है। इसलिए क्या होता है, तो ये डीसी का जो फायदा है, तो आप लोग को बता दूं कि डीसी जो कोई भी पूछे डीसी क्या है, उसका फुल फॉर्म है डायरेक्ट करंट। अगर एक बार अगर अच्छा करंट अगर उसमें वोल्टेज है और एक बार लगा तो आपको वो पहुंचा के ही मानेगा। ठीक है, जहां तक आप उम्मीद लगा सकते हो कि हमें वो हमारी लास्ट हमें वहीं पहुंचना है तो वहीं पहुंचाएगा। ठीक है, कहाँ पहुंचाएगा, शमशान घाट पहुंचाएगा। ठीक है, और दूसरा जो है एसी, एसी आपको जीने का मौका भी देता है और आपको आगाह करता है कि दोबारा मत मिलना भैया हमसे खुले हाथ में। ठीक है, नहीं तो इस बार तो छोड़े हैं, दोबारा नहीं छोड़ेंगे तुमको। तो ठीक है, और ये रेक्टिफायर का सर्किट है। आप लोग को थोड़ा सा कॉमेडी भी हो गया, तो इलेक्ट्रिसिटी से कॉमेडी होती भी है, तो आप लोगों को कॉमेडी के तौर पे नहीं, इसको हमें ज्ञान के तौर पे उपयोग में लेना है, और कभी भी छू के ट्राई नहीं करना, क्योंकि ये क्या है आपको जानलेवा है। ठीक है, ये हम इसके बारे में सजेशन नहीं, अगर गलती से लग गया तो वही मैं बताया कि गलती से भी लगा तो दोबारा आप मेरे को टच मत करना, ये वो आगाह करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम विच आर्क आर्क लेंथ, ठीक है, प्रोड्यूस करेक्ट फ्यूज। ठीक है, ये कह रहा है किस आर्क की लंबाई सही फ्यूजन पैदा करती है। ठीक है, फ्यूजन अभी कैसा है, फ्यूजन जो होता है क्या होता है, देखो कैसा है, आर्क लेंथ जो होती है, ये फ्यूजन वर्ड जो है आपको ये जो क्या करता है, जैसे अभी हम लोगों ने वेल्डिंग किया तो फ्यूजन में ही गिना जाता है। हम हम जो भी वेल्डिंग करते हैं जो रन होता है उसको फ्यूजन कहा जाता है। ठीक है, ये सभी वर्ड को एक को आपको जानना है, जरूरी है कि हम कह रहे हैं तो क्या कह रहे हैं और वर्ड जो है वो क्या कह रहा है। ठीक है, तो जो फ्यूजन आर्क की जो लंबाई है वो सही फ्यूजन कब प्रदान करेगी, जब हमारा आर्क जो इलेक्ट्रॉन और मेटल और जो करंट, ये सभी चीजें और हमारा जो
हाथ का जो जो डायरेक्शन है, एंगल है और हमारी स्पीड है, वो सभी जब तक एक सामान्य नहीं रहेगी तब तक हमें आर्क और फ्यूजन एक साथ प्रदान नहीं हो पाएगा और सही सही पेनिट्रेशन वेल्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए क्या कह रहा है आर्क की लंबाई सही फ्यूजन कब पैदा करेगी? समान आर्क की लंबाई, जब उसका आर्क जो एम्पियर और करंट जब सामान्य रहेगा तब हमें एक नई आर्क और लंबाई और फ्यूजन दोनों ही सामान्य मिलेगी और समान वेल्ड होगा। इसका सही आंसर क्या है? नॉर्मल आर्क लेंथ। ठीक है, समान आर्क की लंबाई जब रहेगी तभी हमें ये वेल्ड अच्छी प्रदान होगी और फ्यूजन भी प्रदान होगा। ठीक है, अब समझ में आ गया फ्यूजन क्या होता है, होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। ठीक है, यही जो है वेल्ड फ्यूजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप्स ऑफ पोलरिटी इज यूज इन वेल्डिंग नॉन फेरस मेटल? ये कह रहा है अलोह धातुओं को वेल्डिंग करने में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो ये विपरीत ध्रुवता अलोह, जिसमें हम क्या करते हैं, मेटल नहीं है, नॉन मेटल धातु है। उस टाइम पे मैं पहले ही बताया था, नॉन मेटल मतलब क्या हो गया, उसमें हमें करंट बहुत कम की जरूरत पड़ती है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, रिवर्स पोलरिटी का हम वहां पे उपयोग करेंगे। तो इससे हमारा सही आंसर क्या है इसका? बी। ठीक है, रिवर्स पोलरिटी का हम वहां पे फिर नॉन फेरस में हम इसका उपयोग करेंगे। एसी ट्रांसफार्मर भी नहीं, ये नहीं, स्टेट पोलरिटी नहीं, डीसी जनरेटर सेट भी नहीं, हम सही आंसर है हमारा बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। विच इज यूज फॉर आर्क वेल्डिंग इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई? ठीक है, यदि बिजली की आपूर्ति नहीं है तो आर्क वेल्डिंग के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों में बता दूं, जब भी हमारे पास अगर बिजली नहीं है तो हम इन्वर्टर भी बेस वेल्डिंग मशीन आ गई है। ठीक है, यहाँ पे इन्वर्टर का जिक्र नहीं किया गया। अब आते हैं रेक्टिफायर सेट। जो रेक्टिफायर क्या है? एसी टू डीसी। तो अब क्या हो गया, एसी करंट क्या हो गया, बिजली है, तो बिजली आपूर्ति मतलब वहां पे है ही नहीं, तो ये हमारा हमारा ऑप्शन क्या हो गया, खत्म हो गया, गलत हो गया। ट्रांसफार्मर क्या करता है, एसी टू एसी को कन्वर्ट करता है, डीसी टू डीसी को कन्वर्ट करता है, और उसका काम होता है तक हाई वोल्टेज को निम्न, निम्न वोल्टेज को हाई, ये वर्क रहता है। इसमें भी क्या होगा, करंट की जरूरत पड़ गई हम, और लेकिन वहां पे करंट है नहीं, तो ये हमारा वर्क वहां पे भी नहीं करेगा। ठीक है, मोटर जनरेटर सेट। तो मोटर को चलाने के लिए भी हमें क्या चाहिए, कोई ना कोई बिजली चाहिए ना, डीसी हो या एसी हो, कोई भी मोटर को चलाने के लिए हमें करंट की आवश्यकता पड़ेगी, तब जाके हमारा जनरेटर चलेगा। लेकिन वहां पे भी हमारा ये ऑप्शन काम नहीं करेगा। अब बच के हमारा लास्ट ऑप्शन, इंजन जनरेटर सेट। तो इंजन जो जनरेटर सेट है, इंजन किस पे चलता है, फ्यूल पे, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, जैसे इंजन है ना, हमारी हमारी बाइक है, क्या है, इंजन है। हम उसमें क्या करते हैं, पेट्रोल डालते हैं और उसका इंजन चालू होता है तो अपने मोटर को घुमा के इसका पहिया घुमाता है, तो हम फुर्र करके कहीं भी चले जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, इंजन जनरेटर सेट उसको कहा जाता है। तो उसी प्रकार से जब इंजन को चला के उसके माध्यम से हम एक मोटर को चलाएंगे, उसको कहा जाता है जनरेटर। आप लोग देखते होंगे, हमारे जब घर की लाइट चली जाती है और जहाँ इन्वर्टर नहीं होता, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, जब शादी ब्याह वगैरह होता है, तो कोई फंक्शन अगर प्रोग्राम होता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, एक जनरेटर को हम बुलवा लेते हैं। क्यों? क्योंकि लाइट अगर चलेगी तो जनरेटर क्या करेगा, हमें हमें लाइट की भी पूर्ति करेगा। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, जनरेटर का वर्क क्या होता है, एक उसमें इंजन लगा होता है, उसमें हम पेट्रोल या डीजल डाल के हम उसको फ्यूल के तौर पे हम उसमें यूज करते हैं, और वो जनरेटर क्या करता है, एक डायनोमो सिस्टम का काम करता है, जो कि मोटर होता है। ठीक है, डायनोमो में वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो अभी देखो, डायनोमो भी पूछ सकता है डायनोमो का वर्क क्या है, तो आप लोग बताना, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, इंजन क्या करेगा, जब चालू होगा तो उस मोटर को घुमाएगा, उस मोटर को घुमाएगा किसके, बेल्ट के माध्यम से, और वो बेल्ट के माध्यम से जो मोटर घूमेगी उसको वो क्या करेगी, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करेगी अपना, और उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज में हम लेंगे तो उसको कहा जाता है तथा इंजन जनरेटर सेट। इतना डीपली आप लोगों को कोई भी नहीं पढ़ाएगा, और जो आपका जहाँ आईटीआई कर रहे होंगे तो वो भी टीचर इतना पढ़ाते होंगे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं अगर पढ़े होंगे आप, नहीं ये क्लास छूट गया होगा, नहीं पढ़ाए होंगे, तो यहाँ से आप लोगों का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा और जाएगा। क्योंकि कैसा है, ये जो है इतना डीपली एक एक एमसीक्यू के प्रति इतना कोई नहीं कराता है, क्योंकि एमसीक्यू जो भी मैं सीरीज देखा हूँ फटाफट क्वेश्चन करा के खत्म करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है।
आप अगर देख रहे हैं तो पूरा अच्छे से देखिए, क्योंकि मान लीजिए आपको समझना इंपॉर्टेंट है। एक बार समझ गए तो दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अभी आप लोग हरदम के लिए याद हो गया, इंजन जनरेटर सेट आपको ये क्या करेगी, वेल्ड वहां पे वेल्डिंग कर सकती है, ठीक है। समझ में आ गया, आगे देख लो। आप थोड़ा सा देखा दिखाते हैं। ये देखो, ये है इंजन, नीचे में दिख रहा है इंजन, ये होता है इंजन जनरेटर सेट। ऐसा आप लोगों ने जनरेटर देखा होगा, ठीक है। और इसी में सभी चीज अवेलेबल है। यहाँ पे फ्यूल दिखा रहा है, फ्यूल के माध्यम से आपको इसमें भरा जाता है, और इसको हम यहाँ से आर्क वेल्डिंग उत्पन्न कर सकते हैं और वेल्डिंग कर सकते हैं। ये छोटा सा दिया गया है आपको इंजन जनरेटर सेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द एंगल ऑफ इलेक्ट्रोड विच वेल्डिंग इन वर्टिकल पोजीशन। तो ये कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर स्थिति में वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड का कोण क्या होता है, रहता है, ठीक है। किसमें, किसकी कौन सा पोजीशन है, वर्टिकल पोजीशन में, ठीक है। देखो वर्टिकल नहीं समझ में आया तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ऊर्ध्वाधर स्थिति, ठीक है। लेकिन आमतौर पे हम लोग जब प्रैक्टिकल करते हैं तो क्या है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ऊपर, ओवरहेड, फ्लैट पोजीशन, ये सब कैसे इंग्लिश में वर्ड ज़्यादा यूज करते हैं, तो उसके हिसाब से आपको वर्टिकल पोजीशन आपको ध्यान में रखना है। वर्टिकल पोजीशन में कौन सा रखना है आपको, 80 टू 90 जो डिग्री होती है इतने में आपको इलेक्ट्रोड को रखना है। डिग्री बोले तो क्या होगा, देखो ये आप लोग कंपास देखे होंगे, इस प्रकार का एक मिलता था, ठीक है ना, चांद कंपास में, ठीक है, जिसको हम लोग चांद कहते थे बचपन में। लेकिन ये क्या है, डिग्री, डिग्री दर्शाने वाला एक चीज है। और ये हमारा पूरा हो गया तो क्या हो गया, सर्कल, ठीक है। ये हो गया 360 का रहता है, और ये आधा ही हमको हमको मिलता था कंपास में। ये कितने का रहता था, 180 डिग्री का। यहाँ से 0 से स्टार्ट होता था, यहाँ पे 90 होता था, और यहाँ पे 180, ठीक है। तो ये जो डिग्री कह रहा है, तो आपको कह रहा है कि ये 80 से 90 रखना है आपको। जब वर्टिकल पोजीशन में वेल्ड करते हैं तो वर्टिकल पोजीशन किस तरह का देखो, ये हो गया वर्टिकल पोजीशन। तो आपका इलेक्ट्रोड कहाँ है, यहाँ पे आप इस तरह से रखेंगे, और इस तरह से ऊपर की ओर, नीचे नीचे की ओर से ऊपर की ओर जाएंगे। ये हो गया वर्टिकल पोजीशन। तो आपको इलेक्ट्रोड कितने डिग्री पे रखना है, 90 डिग्री पे। ये पिक्चर के माध्यम से आप लोगों को हरदम के लिए ध्यान रखिएगा। वर्टिकल पोजीशन भी समझ में आ गया कि वर्टिकल पोजीशन मतलब कैसा है, ऐसे खड़ा रखना है। और इसको वेल्ड कैसे करना है, इस तरह से वेल्ड करते, नीचे से ऊपर की ओर वेल्ड करते जाना है, ठीक है। और इसकी स्पीड भी बराबर रखना पड़ता है, नहीं तो ये वेल्ड जो है इस तरह से लंबवत आएगा, इस तरह से आएगा, ठीक है, इसका वेल्ड। और ये जो वेल्ड जो दिखा रहा है, इस वेल्ड से हम पकड़ लेते हैं कि कौन से पोजीशन हम वेल्ड किया गया है। हर एक पोजीशन में आप वेल्ड करोगे तो आपको जो ये पेनिट्रेशन दिखा रहा है, ठीक है, और वेल्ड जो है ये आपको आपको एक मार्किंग भी बताएगा कि ये ऐसे ऐसे जो रेसा है ना, ये रेसा भी बताएगा आपको कि किस तरह का वेल्ड होता है, और कितना मटेरियल कम ज़्यादा आपको सभी चीज़ें बताएगा। हर पोजीशन में एक वेल्ड करके आप लोग देखना। वो आपको रन जो होता है, वेल्डिंग जो इसको रन कहा जाता है, ठीक है, ये आपको एक अलग तरीके से आप लोगों को बताएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो इसका आंसर सी जो है 80 से 90 आपको ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे, विच टाइप ऑफ आर्क प्रोड्यूस हुमिंग साउंड, ठीक है। कह रहा है किस प्रकार का आर्क गुनगुनी ध्वनि उत्पन्न करती है, ठीक है। जैसे आप लोग वेल्डिंग करते हैं, ऐसे आवाज आती है, ठीक है। ये जो है ये कब आती है, ठीक है। तो ये लंबी आर्क की जब लंबाई होती है, लॉन्ग आर्क लेंथ होती है, तब ऐसी उत्पन्न मशीन करती है, ठीक है, आर्क भी उत्पन्न करती है। आप लोग जब जब वेल्ड किए, अभी देखो काफी बच्चे क्या करते हैं, आईटीआई में एडमिशन लेते हैं और फुर्र रहते हैं साल भर। आते हैं एग्जाम के टाइम पे और सोचते हैं कि पास कोई कर दे, कोई सेटिंग लगा दे, कोई ये कर दे, कोई पेपर में आंसर बता दे। अरे भैया, उस तरह का सर्टिफिकेट लेके क्या करोगे, ठीक है। कम से कम अगर रियल में आप वेल्डर बनना चाहते हैं और वेल्डर में एडमिशन लिए हैं और सरकारी नौकरी के लिए अगर अगर आप सोच रहे हैं, तो ये थोड़ा सा करना पड़ेगा और ये सब चीज़ों को जानना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे भी आपकी बेइज्जती ना हो इसलिए। अभी अभी कैसा है, आप काफ़ी बच्चे सोचेंगे अरे बहुत सर मैंने कि लंबा खींचते हैं, लंबा नहीं खींचते हैं भैया। हमारे हमसे कुछ टीचर्स भी पढ़ते हैं, आप लोगों को पता नहीं होगा, कुछ हमारे जब मैं टीचर हूँ, इस तरह से कई टीचर्स जो हैं वो भी हमसे पढ़ते हैं। ये रीजन है भाई, थोड़ा सा जानो, क्योंकि आप भी कैसा टीचर कोई ऊपर से पैदा नहीं होता है। हम भी एक ही दिन स्टूडेंट थे, हमने उस पर वर्क उतना ध्यान दिया और आज हम टीचर बने। तो मेरा पढ़ाया वाला भी स्टूडेंट एक दिन टीचर बन सकता है, ठीक है। तो इसलिए कैसा है,
आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, और ये चीज़ें छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ों को आप नोटिस करो। जब भी प्रैक्टिकल करते हो तो आवाज़ पे नोटिस करो, उसके स्पैटर्स पे नोटिस करो, लाइट पे नोटिस करो। आप जो जो वर्क कर रहे हैं उस पर नोटिस करो। वो नोटिस को ही जो टीचर क्या करता है, हर चीज़ को नोटिस करता है और वो आपको बताता है, वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ये कब होगा, वो कब होगा, कैसे होगा। बच्चे अब जब सामने रहते हैं ना सर, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारा भी दिमाग उस टाइम पे काम नहीं करता है। अरे भैया इसका आंसर दें कि नहीं दें आप। उसको बोलते हैं हम बाद में देंगे, नहीं आप उस समय लाइट नहीं लगता है हम लोगों का, ऐसा चीज़ है। ठीक है, तो ये क्या होता है, आर गुनगुनी ध्वनि। जब आप लोग अब वेल्डिंग करोगे तो आप लोग आवाज़ भी अब सुनोगे, समझ में आया। जब अब आगे अब तो एग्जाम आ गया है, फिर भी कोई बात नहीं, ठीक है। लॉन्ग आर्क लेंथ, जब लंबी आर्क की लंबाई जब होती है तब उस टाइम पे गुनगुनी ध्वनि उत्पन्न होती है। इसका सही आंसर क्या है, ए। ठीक है, बाकी के बारे में बताऊंगा तो और कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, ये देख रहे हो आर्क आप लोग, ये जो हो रहा है वेल्डिंग ना, इसमें से एक गुनगुनी आवाज भी आती है, थोड़ा सा उसको नोटिस करना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, विच टाइप ऑफ आर्क लाइन विच यूज इन द इन टीन स्टील मेटल्स। ये कह रहा है पतली सीट। ठीक है, पतली सीट धातुओं में किस प्रकार की आर्क की लंबाई का उपयोग किया जाता है। तो इसका देखो कैसा है, इसमें मालूम है कैसा है, क्या क्या है, ये जो बी है, लघु आर्क की लंबाई इसमें उत्पन्न होती है। ठीक है, किसमें, पतली सीट में। आप लोगों को ये जो है कि बुक्स में इसका आंसर ए दे दिया गया है, लेकिन ए सही नहीं है, बी इसका सही आंसर है। ये आप लोगों में बता देता हूँ, अगर कोई बच्चा अगर बुक से तैयारी कर रहा होगा तो उसको मैं बता देता हूँ, इसका सही आंसर है लघु आर्क की लंबाई, जो कि पतली सीटों में हमें उत्पन्न होती है। ठीक है, बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच टाइप ऑफ पोलैरिटी यूज इन स्टील मेटल वेल्डिंग। शीट मेटल वेल्डिंग में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है, पोलैरिटी का उपयोग किया जाता है। इसमें हम शीट मेटल, पतली शीट, कम टेम्परेचर, तो मैंने पहले बताया था, हम कम जब भी टेम्परेचर वाले मेटल या धातु का उपयोग करेंगे तो कौन सा करेंगे, रिवर्स पोलैरिटी। ठीक है, हमारा धड़ाक से आंसर मारने वाला काम होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन पे, क्योंकि आप लोगों को पहले भी 2 बार रिपीट हो चुका है। तो ऐसे क्वेश्चन को खटाक से आंसर दो और आगे भागो। ठीक है, वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना पेपर में। अभी टाइम वेस्ट हो रहा है चलेगा, लेकिन पेपर के टाइम पे टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। जैसे जो जो क्वेश्चन दिखे कि सर ने ये आंसर दी बताया, आंख बंद करके मारो खटाक से, नहीं आंख मत बंद करना, तो एक जगह पे भी मारोगे, मारेंगे तुमको भी। ठीक है, आंख खोल के एकदम ध्यान ध्यान से एकदम क्वेश्चंस का, और क्वेश्चंस जब छुड़ाओ आप पेपर, तो उस समय उत्साहित भी मत हो कि सब हमको आता है, अरे ये सर पढ़ाए थे, ये आंसर है, ये आंसर है। इसमें भी बच्चे रॉन्ग मार देता है, मारना रहता है बी, मार देगा सी। ये सब काम नहीं करना है, आपको थोड़ा सा धैर्य भी रखना है, और क्वेश्चन जैसे पढ़ो तो थोड़ा सा एक बार और पढ़ने का, उत्साहित नहीं होने का। शायद उसमें हाँ की जगह नहीं, मैंने हाँ पढ़ा है और वहाँ पे नहीं होगा, या मैंने नहीं पढ़ा है वहाँ पे हाँ होगा, हो गया गेम। ये सब एक एक मार्क इंपॉर्टेंट है, एक एक परसेंटेज, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ को बदलने के लिए, इस पर भी फोकस करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, ये रिवर्स पोलैरिटी और स्ट्रेट पोलैरिटी के बारे में आप जिक्र नहीं करेंगे, पहले हो चुका है। ठीक है, विच पोलैरिटी इज यूज इन वेल्डिंग विथ हेवी एंड सुपर हेवी कोटेड इलेक्ट्रोड। कह रहा है कि भारी और सुपर भारी कोटेड इलेक्ट्रोड के साथ वेल्डिंग में किस ध्रुवता का उपयोग किया जाता है। तो इस टाइम पे रिवर्स पोलैरिटी उपयोग किया जाता है, आप लोग को इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, बी इसका सही आंसर है। हेवी कोटेड, यही बस कोटेड, आप लोग को इसके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं करना है। आप लोग को ये सब को हेवी कोटेड कोटेड, ये आप लोग जब वेल्डिंग करते हो ना तो इलेक्ट्रोड उस समय उठा के देखो तो आप लोग को सब पता चल जाएगा कि इसमें कितना फ्लक्स लगा है, कितना नहीं लगा है, वो आप लोग को दिख जाएगा। ठीक है, काफ़ी बच्चे प्रैक्टिकल नहीं किए होंगे तो अब वो कन्फ्यूजन में होंगे, जो प्रैक्टिकल किया होंगे तो उसको पता चल गया है। ठीक है, अब ये हम इसके बारे में जिक्र नहीं करेंगे। विच पोलैरिटी यूज इन वेल्डिंग कास्ट आयरन। ठीक है, कास्ट आयरन जो होता है, कास्ट आयरन की वेल्डिंग में किस ध्रुवता का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो उस कास्ट आयरन में भी क्या होता है, देखो कैसे, जब तक हमारा हाई कार्बन स्टील नहीं आएगा तब तक स्टेट पोलैरिटी और स्टील का स्टील जब तक नहीं आता तब तक हमारा स्टेट पोलैरिटी नहीं। हमें नॉर्मल अगर पूछता है, कास्ट आयरन हो गया, पतली सीट हो गया, कम एल्युमिनियम हो गया पीतल हो गया, ऐसे ब्रॉस हो गया, ये सब चीज़ों में हमें रिवर्स पोलैरिटी ही करना है। जहाँ स्टील आ गया और कार्बन आ गया, कार्बन स्टील स्टील हाई कार्बन स्टील, वहाँ पे स्टेट पोलैरिटी। ठीक है, सिंपल सिंपल भाषा में याद रखना है, और ये हमारा सही आंसर इसका क्या हो गया, क्या, सी। नेक्स्ट बढ़ेंगे,
व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इलेक्ट्रोड इन द फ्लैट पोजीशन वेल्डिंग। फ्लैट स्थिति वेल्डिंग पोजीशन में इलेक्ट्रोड का कोण कितना होना चाहिए। अभी जैसे हमने हमने कोण के बारे में जिक्र किया, तो फ्लैट पोजीशन सबसे इजी होता है और हमें 70 से 80 डिग्री, ये हमारा हमारा फ्लैट पोजीशन हो गया। हम इलेक्ट्रोड कहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं। ये हमारा कितना हो गया देख रहे होंगे आप लोग, ये 90 हो गया। ये 70 से 80 डिग्री, यहाँ पे 45 हो गया, तो ऊपर उठा लेना है थोड़ा सा इस तरह से। 70 से 80 डिग्री पे आपको रख के वेल्डिंग करोगे तो परफेक्ट वेल्डिंग होगा, मस्त मक्खन की तरह इलेक्ट्रोड चलता है। आप लोग करके देखना, ठीक है। ये भी डायरेक्शन आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि यही सब चीज़ों को आप लोग, कोई कोई बच्चे का इलेक्ट्रोड चिपकने लगता है। इलेक्ट्रोड चिपकने का रीजन क्या है, ठीक है। अगर आप सही डायरेक्शन में नहीं पकड़ोगे, सही उसको गैप नहीं दोगे, आर्क नहीं बनेगा, तब तक आपका इलेक्ट्रोड चलेगा नहीं, वो चपकेगा नहीं। और जैसे आप आर्क बनाना मतलब क्या होगा, देखो एक एक ऊंचाई तक अगर आप रखोगे तो आर्क नहीं बनेगा, एक उसके लेयर तक अगर रखोगे और उसमें चिपकाओगे नहीं पूरी तरह से और उसका डायरेक्शन सही रखोगे तो आर्क तुरंत बनना चालू होता है और इलेक्ट्रोड चिपकता नहीं है, परफेक्ट वेल्डिंग होती है। आप लोग को जो प्रैक्टिकल किए होंगे तो ध्यान में होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का हम देखेंगे, ठीक है। ये हमारा फ्लैट पोजीशन का 70 से 80 डिग्री ये है डायरेक्शन, ठीक है। हमारा टी ज्वाइंट हो रहा है और इस तरह से पकड़ोगे तो आपका यहाँ से आर्क उत्पन्न होती है और ये परफेक्ट वेल्ड होते जाएगा, ठीक है। यहाँ से आर्क उत्पन्न होती है, यहाँ पे कोना टच हुआ है केवल, और ये आर्क ऐसे उत्पन्न करेगी और ये यहाँ से इस तरह से वेल्ड होते होते चला जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब लास्ट आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। टाइम को कवर करते हुए चलना है। व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इलेक्ट्रोड इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन वेल्डिंग। हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आपको कितना एंगल रखना है। तो अभी आपने वर्टिकल देखा, तो अब हम हॉरिजॉन्टल देखेंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में क्या हो गया, इस तरह से हमें वेल्ड करते जाना है और ये हमारा हमारा इलेक्ट्रोड और नोजल है, तो ये भी एक डायरेक्शन है। इस टाइम पे हमें हम अब यहाँ पे देखना है कि इस टाइम पे जो फ्लैट पोजीशन जो है था 70 से 80 वैसी हॉरिजॉन्टल में भी रखना है आपको, आपको 70 से 80 डिग्री यहाँ पे भी रखना है, ठीक है। तो एक याद हुआ तो दूसरा भी याद हो जाएगा, ठीक है। और इस डायरेक्शन में वेल्ड करना है, देख रहे हो एरो एरो करके आप लोग दिखाया हूँ, इस डायरेक्शन में वेल्ड करना है, ये नहीं कि इधर से ले लेना है, इधर से वेल्ड करते जाना है। और ये आपका डायरेक्शन है 70 से 80 डिग्री पे रखते हुए आपको वेल्ड करना है, परफेक्ट वेल्ड होगा, ठीक है। तो आज के लिए हम यहीं पे रुकेंगे और आप लोग को अगर यूट्यूब पे अगर अब तक अभी अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूट्यूब को भी, और सुमित टेक्निकल एकेडमी यूट्यूब का चैनल है, वहाँ पे नोटिफिकेशन अगर हम नए नए कोर्स हो गया या नया कोई रिक्वायरमेंट्स आई है, नया एग्जाम में कुछ बदलाव हुआ, तो वहाँ पे हम वीडियो के माध्यम से उससे नोटिफिकेशन देंगे, इसलिए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। आज के लिए हम यहीं पे रुकेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।